हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। स्लाइड देखिए, आपको आइडिया लग ही गया है हम लोग किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका जेई मेन का एग्ज़ाम हो गया है। जिनको भी अब एडवांस का एग्ज़ाम देना है तो आपको मालूम ही है डेट है 26 मई को। सो अगर आप आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 12 अप्रैल है। तो आज से जब आप 26 तारीख तक का डेट काउंट करेंगे तो टोटल 45 डेज़ हो रहा है। तो इन 45 डेज़ में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि इस एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छे से दे सकें। अब एक चीज़ हम पहले ही क्लियर करना चाह रहे हैं, कहने के लिए यहाँ से यहाँ 45 डेज़ है, बट आप अगर ध्यान दीजिए, आप 26 मई को तो एग्ज़ाम देंगे ना, तो 26 मई को तो कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अब रैदर 26 मई की जगह आप 20 या 21 मई तक का टारगेट रखिए कि हमको 21 मई तक कंप्लीट कर देना है, ताकि आखिरी के ये जो 4 दिन बच रहे हैं, इस पर कुछ भी नया लोड नहीं लेना है, जस्ट रिलैक्स रहना है और जितना हो सके रिवाइज से रिवाइज करते रहिए। तो कहने के लिए 45 डेज़ है, बट आप मान के चलिए आपके लिए 40 डेज़ है। पहला पॉइंट ये। दूसरा फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ये उन सभी के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि एडवांस के अलावा बाकी और एग्ज़ाम को भी ध्यान दे रहे हैं। लाइक जिनका भी जेई मेन का एग्ज़ाम उस तरह से अच्छा नहीं गया है, तो वो बाकी एग्ज़ाम्स को भी फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी लोग ये वीडियो को देख सकते हैं, ताकि यहाँ से आपको भी हेल्प मिलेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब देखिए, पूरे वीडियो का जो सोर्स रहेगा, सारांश रहेगा, वो इन 3 फॉर्मूला पे काम करेगा। उसमें भी हम इस पर आते हैं, अच्छे से डिटेल करेंगे। पहले इन दोनों पे बात कर देते हैं। अब ये क्या है स्टेप्स टू फॉलो, आपको एग्जैक्टली करना क्या क्या है, इसी पर बात करेंगे एक एग्जाम को तैयार करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आप हम सब जानते हैं कि जब कभी भी एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करते हैं तो हमारा 2 चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है मोटिवेशन और दूसरा है हेल्थ। अब आपको मालूम ही होगा, बट हम एक कुछ अपने तरफ से हम बताना चाहेंगे जो हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और जिसके कारण हमको एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो ये मेरे ऊपर सेल्फ टेस्टेड है, हम इसी को आपको हम बताएंगे। तो वेज फॉरवर्ड में यही 3 चीज़ को बात करेंगे। पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप सबको मालूम ही है कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोई भी चीज़ को कंटिन्यू करने का। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू करने का। क्योंकि अगर आपको कोई कहा जाए एक दिन का एग्जाम है या एक दिन की बात है तो आप कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली एक ही रूटीन को नेक्स्ट 40-45 डेज फॉलो करना है तो ईजी नहीं है। सोचिए, इस एग्जाम में 40-45 डेज की बात हो रही है, जब यूपीएससी की तैयारी होती है तो उसमें महीनों की बात होती है, समझे। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम मानते हैं और जो हम खुद फॉलो करते आ रहे हैं, इवन जब हम नेट का एग्जाम 2018 में निकाले, हम इसी चीज़ को कैरी किए थे, क्योंकि हम जिनको फॉलो करते थे वो हमको ये बात सिखाए थे, इसलिए वही बात हम आपको भी कह रहे हैं। गुड मोमेंटम और बैड मोमेंटम, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं कभी स्पोर्ट्स खेले होंगे या कोई भी और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बहुत कॉमन है हमारे लिए। तो देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें या बैडमिंटन की बात करें, तो अगर आप बैडमिंटन का ही एग्जाम्पल लीजिए, तो कई बार क्या होता है, हम दोस्त लोग आपस में खेलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी मान लीजिए आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और कोर्ट लगा हुआ है, आप रैली अच्छा कर रहे हैं, तो इधर आपका दोस्त सब बैठा हुआ है तो बोल रहा है भाई अब मेरी बारी है, तो आप क्या बोलते हैं, नहीं अभी तो हम खेलना स्टार्ट किया, देख रहा है कितना मस्त अच्छा से खेल पा रहे हैं, तो आप जल्दी नहीं देते हैं। तो इसको आप समझिए गुड मोमेंटम। यानी आप इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं, देखो भाई अभी हम तो खेलना स्टार्ट ही किए हैं, कितना बढ़िया खेल रहे हैं, देख हमसे सीख कैसे खेला जाता है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इसको समझिए ये क्या है, गुड मोमेंटम। आप गुड मोमेंटम को ब्रेक नहीं कर रहे, कंटिन्यूअस रख रहे हैं। लेकिन वही इधर वाला पार्टनर जब खेल रहा है तो इससे नहीं हो रहा है, तो आप बोले चल ये तो नहीं हट रहा, इसी को बोलते हैं अबे हट यहाँ से यार, अच्छा नहीं खेल रहा है, तो ये हट जाता है, अरे हाँ यार ले लो, खेल तो नहीं पा रहे, क्या अपना मजाक बनाए, तो आप हट जाते हैं। तो आप यहाँ से समझिए ये है बैड मोमेंटम, तो इसको समझिए गुड मोमेंटम, इसको समझिए बैड मोमेंटम। तो इन दोनों एस्पेक्ट से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, अब हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, से फॉर आप एक क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, आपसे बनते जा रहा है, तो आप समय कैसे पार हो जाता है, आप 1 घंटा बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन जब कभी हमारा पहला क्वेश्चन बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा समझ में नहीं आ रहा, चौथा नहीं बना, पांचवा नहीं बना, एक लाइन से जब 4-5 क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लोग वहीं परेशान हो जाते हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है, आप वहां पर एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्रेक लीजिए, 15 मिनट घूमिए फिरिए, पानी पीजिए, गाना सुनना है गाना सुन लीजिए। तो इस जगह आपको क्या करना है, ब्रेक लेना है। तो इसी को हम कह रहे हैं बैड मोमेंटम। तो जैसे यहाँ बैडमिंटन में ये खराब खेल रहा था, तो हट गया, अपना मोमेंटम तोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद ये वापस आएगा, ला भाई अब हम ट्राई करते हैं, अब देख बताते क्या होता है।
तो वही काम आपको करना है। बैड मोमेंटम और गुड मोमेंटम से यही कहना चाह रहे हैं, जब कभी भी आपका दिन अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं बनता है तो हताश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, उस जगह आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। तो यही है जो 12th फेल मूवी में भी जो बताया गया, री स्टार्ट, रीबाउंस, ये सब आप सोच सकते हैं। तो यही है गुड मोमेंटम और बैड मोमेंटम। अब हेल्थ पर आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी एग्जाम आता है तो उस समय खासकर हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बीमार नहीं पड़ना है, पेट नहीं खराब करना है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है जिससे कि हमारा पेट खराब हो सके या फिर हमारा तबीयत बिगड़ जाए, उस चीज़ से बचना है। क्योंकि जैसे ही तबीयत बिगड़ा, उससे क्या होगा, हमारा रूटीन ब्रेक किया तो एक गुड मोमेंटम भी ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए हेल्दी खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के समय। बाद बाकी आप जो खाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ भी खा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम के समय हेल्दी खाइए और एक्सरसाइज। अब जो भी सुबह उठते हैं वो सुबह थोड़ा वॉक कर लीजिए, अदरवाइज जो लेट नाइट पढ़ते हैं तो वो शाम में थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। और इस वॉक में भी आप क्या कर सकते हैं, जस्ट 5 मिनट अच्छे से वॉक कीजिए, रिलैक्स रहिए, पढ़ाई का कुछ मत सोचिए। या फिर जब आपको अगर सोचना ही है तो आप प्लान कर सकते हैं इस टाइम पे कि हम आगे क्या कैसे अगला स्टेप करने वाले हैं, लाइक हमको इतना कंप्लीट कर चुके हैं, इतना बाकी है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। सो ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, बस हम यही कहेंगे, रिपीट करें, गुड मोमेंटम बैड मोमेंटम आप समझ लिए, हेल्दी से बैड मोमेंटम को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और एक्सरसाइज कैसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए, इससे हमारा लिम्ब मूवमेंट होता है। अब फाइनली हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, स्टेप्स टू फॉलो। यहाँ जो भी हम स्टेप्स की बात करेंगे ये सब हम खुद करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अभी इसको हम लेटेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे भी दे सकते हैं, जो आप लोग जेईई मेन का एग्जाम 2024 का दिए हैं। जो भी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप इस चैनल से जुड़े थे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिला होगा, और आप सब कमेंट में भी बताया है कि हाँ, PYQ से बहुत मदद मिला है। तो ना कि सिर्फ ये जेईई एडवांस्ड, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको ये स्टेप्स फॉलो करना ही करना है। चाहे आप यूपीएससी दीजिए, जेईई मेन दीजिए, जेईई एडवांस दीजिए, नीट दीजिए, या फ्यूचर में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए लाइक CSAT, नेट, गेट, IES, कुछ भी, आपको यही काम करना है हर जगह। तो उसी चीज को हम यहाँ बताने वाले हैं, कुछ नया नहीं है, जस्ट उसी को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप करेंगे क्या, आप एक प्रिंट आउट ले लीजिए, जहां भी बैठ के पढ़ते हैं वहां पर उसको चिपका दीजिए। तो सिलेबस आपके टिप पे रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ते चल जाते हैं और हमको मालूम ही नहीं चलता एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जो आप लोग पूछते हैं कि सर कितना पढ़े हम, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, उसके लिए जरूरी है सिलेबस, पहला चीज। तो सिलेबस आपके याद होना चाहिए, तो आप दीवार पे चिपका लीजिए या स्टडी टेबल सामने रखिए। दूसरा जो चीज आ जाता है वो फ्रेंड्स PYQ इज द बॉस, PYQ इज द किंग, PYQ इज एवरीथिंग। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जब हम आपको 2024 का जेईई मेन का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं, और आप देख के गए होंगे तो आपसे क्वेश्चंस बना भी होगा कि हाँ, PYQ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए। अच्छा, एक चीज और हम ये कहना चाह रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं ये हम PYQ का हम केमिस्ट्री के लिए कह रहे हैं, सेम चीज आप फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक आप लोग का क्वेरी ये भी हो सकता है, सर मॉक टेस्ट का क्या करें, फिर मॉक टेस्ट वर्सेस PYQ, बहुत लोग ऐसे कहते हैं। तो मेरा खुद का मानना है, पहले आप सिलेबस सामने रखेंगे, उसके बाद आप PYQ पर आइए डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मालूम है, आप पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप 1 साल अच्छे से पढ़े हैं, जो ड्रॉपर है वो पढ़े ही हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक नहीं मालूम है। आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, वहां पर थ्योरम एक्सप्लेन नहीं करना है, या फिर इंटरव्यू या वाइवा नहीं चल रहा है, आपको जस्ट PYQ सॉल्व, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, PYQ के बेसिस पर। और PYQ कुछ हद तक, बहुत हद तक रिपीट करते हैं एज इट इज, नहीं तो कॉन्सेप्ट भी रिपीट करता है, उसको हम अभी लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, आपको एटलीस्ट 10 साल का, पहले 5 साल का कीजिए, जब 5 साल का हो जाए फिर नेक्स्ट 5 साल का कीजिए, तो कम से कम लास्ट 10 ईयर का PYQ करके जाइए। अगर PYQ पूरा रेडी है अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। टॉपिक वाइज से हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आगे स्लाइड में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सो अभी आप समझ गए, सिलेबस सामने रहेगा, फिर PYQ आप बनाएंगे, साथ साथ आप टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करेंगे, हम आगे बताएंगे। अब आपका क्या काम बचता है कि जैसे ही आप ये दोनों काम कर चुके हुए हैं, तब आप रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। रिवीजन इन द सेंस लाइक, जैसे हम एक कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं, ठीक है,
अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन पे क्वेश्चन बना रहे हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन पर हम बनाते गए, बन रहा है मेरे से नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन, हमको सब वेराइटी का आइडिया लग रहा है। या फिर केमिकल बॉन्डिंग, जब हम जेईई मेन का पीवाईक्यू में हम बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, जो जैसे एक क्वेश्चन आ रहा था कि कौन कौन सा पोलर है और नहीं है, तो इससे हमें क्या मालूम चला कि हमें डायपोल मोमेंट पढ़ना है, इसके थ्रू हमें हाइब्रिडाइजेशन का भी आइडिया होना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर फिर हम लोग वेस्पर थ्योरी लगा के शेप बता सकते हैं और तब हम लोग डायपोल मोमेंट ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। ये सारा चीज अगर आपको डिटेल में जानना है तो आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कोई एक एग्जांपल देख लीजिए, कोई एक वीडियो देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये सारा काम हम जेईई मेन 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस में करा चुके हुए हैं, हम यहाँ भी लाइव एग्जाम्पल आपको देंगे। तो आप पीवाईक्यू बना लिए। अब हम रिवीजन से जो हम कहना चाह रहे थे फ्रेंड्स, वो ये है कि जैसे हम बोले केमिकल बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आ रहा है और हमको दिख गया कि डायपोल मोमेंट पर क्वेश्चन बन रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन कौन सा पोलर है, नहीं है, तो अगर हम ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं इजिली, हमसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट को फिर से पढ़ने का उस समय क्या जरूरत है। या फिर अगर आप ऐसे कर रहे होते कि चलो एग्जाम है तो हम क्या करते हैं, पहले हम केमिकल बॉन्डिंग उठा लिए और उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये काम नहीं करना है, इससे आपका समय एक्स्ट्रा जाएगा और समय है नहीं आपके पास। सो करना क्या है, आप डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू बनाइए। अगर पीवाईक्यू बन रहा है यानी आपका कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट सही है तो अगला क्वेश्चन पे जाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बने, कहीं पे दिक्कत हो रहा है, तब आप क्या कीजिए, आप किताब उठा के भी पढ़ लीजिए, या फिर जिनका भी आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उनका वो वीडियो देख लीजिए, उनका वो नोट्स बना के रखे हुए तो नोट्स को रेफर कर लीजिए। तो रिवीजन कैसे करना, पढ़ना कैसे, ये भी आपको बता दिए। अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है रिसोर्सेज और रिवीजन, 2R। इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी आपको बताया कि से फॉर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं बना तो आप एक बार रिवाइज कर लिए। तो करना क्या है कि जो भी आपका रिसोर्स है, जैसे अगर आप एनसीईआरटी तो करना ही करना है, जिनसे भी आप पढ़ते हैं उनका आपका नोट्स होगा आपके पास, उस नोट्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि पूरा साल आप वही पढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां आप समझ में आया तभी आप वहां से पढ़े हैं। तो आपको करना क्या है, वो रिसोर्स एनसीईआरटी और वो उनका नोट्स आप अच्छे से रखिए, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज के इधर उधर मत भागिए, जितना रिसोर्स है उसी को अच्छे से करिए, वही से काम होने वाला है। और मल्टीपल रिवीजन, यही 2 सोर्स होगा, तो इसी को आप खूब रिवाइज करते जाएंगे तो आपके टिप पर आ जाएगा। जितना रिवीजन कर सके उतना कम है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रिसोर्स है, एक एनसीईआरटी है और एक नोट्स है, तो आप इन्हीं 2 को रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से। और एक आदमी है वो क्या कर रहा है, 5 रिसोर्स को उठा लिया है एक ही टॉपिक पर। अब पांचों को वो पढ़ तो लिया लेकिन उसको रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा, और जब समय नहीं मिलेगा तो याद नहीं रहेगा, और याद नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन गलत होना ही होना है। तो लिमिटेड रिसोर्स और मल्टीपल रिवीजन का भी तरीका आप समझ गए। नाउ अब आपको लास्टली क्या करना है कि जैसे अगर आप इतना सब कर लेते हैं तो जब आपको एग्जाम का जब समय आ रहा होता है तो आपको पूरा नोट्स नहीं एक बार लास्ट में देख के जाना है। जैसे मान लेते हैं आपका स्टार्ट किए आज से, अगला 30 दिन आप बढ़िया से पढ़े, अब 30 दिन पूरा पढ़कर आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया कि हाँ क्या क्या चीज़ है और हमको याद हो गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, ठीक है, याद नहीं रहता, या फिर जो हमको लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट मोमेंट पर देख के जाना है। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक A4 शीट लीजिए और वैसा वैसा चीज को बस नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको से फॉर केमिकल बॉन्डिंग का डायपोल मोमेंट का हम क्वेश्चंस गलती कर दे रहे हैं बार बार, या फिर आप ऐसे समझिए SO2 और SO3 का एग्जांपल हम कई बार एक्सप्लेन किए हैं, इसमें से SO3 और SO2 दोनों ही sp2 होता है, बट ये पोलर होता है और ये पोलर नहीं होता है। अगर हो सके आप बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक A4 शीट में इनको लिख के रख लेंगे। एग्जांपल अगर आपको हम दे तो याद कीजिए जब हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब आपको CO2 और SiO2 में आ रहा था क्वेश्चन। CO2 एक टेट्राहेड्रल 3D नेटवर्क होता है जिसमें सिलिकॉन का ऑक्सीजन 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 बॉन्ड, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 बॉन्ड, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल बनाता है। तो ऐसा ऐसा पॉइंट जो कि हम पढ़ते तो है उस समय ध्यान में रहता है लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, तो ऐसा ऐसा पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। और जब आप पूरा इतना काम कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम से पहले गिन चुनकर बस 4-5 पेज होगा जिसको आपको बस देख कर जाना है। तो फ्रेंड्स जो भी हम बता रहे हैं ये सब सेल्फ टेस्टेड है और हम खुद फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए आपको हम ये सब कह रहे हैं। सो अगर हम रिकॉल करें फिर से, सिलेबस सामने रहना चाहिए, PYQ करके जाइए, और PYQ हो जाए तो साथ साथ टॉपिक वाइज एनालिसिस कीजिए। अब हम इस पर आगे आने वाले हैं, फिर उसके बाद रिवाइज कीजिए, जहां भी आपको लग रहा है कि हाँ हम भूल चुके तब आप रिवाइज कीजिए, और
लिमिटेड रिसोर्स और मल्टीपल रिवीजन पर पूरा फोकस होना चाहिए, और एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको वो सब पॉइंट्स लिख लेना है, चाहे जो चीज़ आप भूल रहे हैं और या इंपॉर्टेंट है। अब हम मॉक टेस्ट पर आते हैं। पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यू पे होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्या पूछ सकता है और क्या आने का पॉसिबिलिटी है। मॉक टेस्ट आप जब तक पीवाईक्यू नहीं अच्छे से कर रहे हैं तब तक मॉक टेस्ट मत अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मॉक टेस्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम को लेकर रेलेवेंट नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बिना मतलब का, उससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बिना बात का आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए मेरा क्या बिलीफ है, और हम ये फॉलो भी करते आ रहे हैं, हम हमेशा ये फॉलो किए हैं, हम हमेशा प्रायोरिटी पीवाईक्यू को दिए हैं। इसका लाइव प्रूफ हम यही दे सकते हैं, जो कोई भी बच्चे जेईई मेन 2024 का एग्जाम से कुछ दिन पहले जिनको भी मेरा वीडियोस लेटेस्ट मिला था, वो वीडियो देख के गए थे तो उनको हेल्प मिला ही है। तो क्या हम अपने चैनल पर कोई एक टॉपिक पढ़ाए हैं उस तरह से प्रॉपरली चैप्टर वाइज? नहीं पढ़ाया ना, हम पीवाईक्यू ही ज़्यादा करवाए हुए हैं और पीवाईक्यू थ्रू ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, और वहीं से हम एक बताए थे कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, इस तरह से पूछ सकता है, और क्वेश्चन उस तरह से कुछ कुछ पूछा भी है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं आप पहले पीवाईक्यू अच्छे से कर लीजिए, जब आपका पीवाईक्यू बढ़िया से हो जाए तब आप मॉक टेस्ट पढ़ाएंगे। देखिए मॉक टेस्ट होता क्या है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं, मॉक टेस्ट का मेन पर्पस क्या होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो अगला 3 घंटा आप कैसे बिताने वाले हैं, क्या इन 3 आवर में आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कोई नर्वसनेस तो नहीं हो रहा है, आप कोई क्वेश्चन 4-5 नहीं बना लगातार तो क्या आप मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, या फिर ये सारा चीज, यानी समय पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मॉक टेस्ट इज जस्ट हमको उस इन्वायरमेंट में आने के लिए खुद को एक बार रेडी कर लेना है। इट्स काइंड ऑफ, हम अगर जो कोई लोग भी स्पेस मर जाते हैं तो स्पेस पे जाने से पहले अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढालते हैं, तो मॉक टेस्ट इज जस्ट अ काइंड ऑफ दैट थिंग। आपको उस माहौल में खुद को अडेप्ट करने के लिए वो पेपर अटेम्प्ट लेना पड़ता है, 3 घंटा बैठना पड़ता है, सीटिंग कैपेसिटी चेक करना होता है, वो सारा चीज। मॉक टेस्ट से कभी भी आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, मॉक टेस्ट से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, और जो कुछ भी पढ़े हैं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का सिंपल सा फंडा क्या है, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट रखना, और जो कुछ भी पढ़े हैं उसको जस्ट टेस्ट करना, इसलिए तो दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। बट पहले पीवाईक्यू कीजिए, बिना पीवाईक्यू के अगर आप मॉक टेस्ट पढ़ाएंगे कोई काम का नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप 2022 का पेपर देखेंगे जेईई एडवांस का पेपर 1, और इस साल आपका 5 अप्रैल 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है, जो आपको हम हमेशा कहते हैं क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, सुपर्ब एग्जांपल है। देखिए इस साल आपको 5 अप्रैल 2024 में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 673 100 ATM हाइड्रोलाइसिस, फिर कॉन्क H2SO4, फिर कॉन्क HNO3। अब देखिए 2022 का जेईई एडवांस का क्लोरोबेंजीन सेम रिएजेंट, नेक्स्ट सेम रिएजेंट, फिर देन कॉन्क HNO3 सेम रिएजेंट। क्या ये क्वेश्चन जब आपको हम सॉल्व कराए थे तो एनसीईआरटी के इस लाइन से उठा था ये क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल ईथर में कि पिक्रिक एसिड को और बनाने का क्या तरीका होता है? एक तरीका होता है कि कॉन्क HNO3 दे दिए डायरेक्ट, और एक तरीका है कि नहीं, पहले हम कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं फिनॉल को, फिर कॉन्क HNO3 देते हैं, तब जाके हमको पिक्रिक एसिड मिल सकता है। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट था, चाहे जेईई एडवांस्ड हो या जेईई मेंस हो, आया कि नहीं? ठीक है। तो हम यहाँ से आपको यही कहना चाह रहे हैं, जब टॉपिक वाइज एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम जब से फॉर अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़े, ठीक है, तो हम देखें कि अच्छा फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का तरीका क्या है, हमको मालूम हो गया। अब हमको यहाँ से एक आइडिया लगा कि अच्छा क्वेश्चन एक बार एडवांस में भी पूछ रखा हुआ है और मेंस में भी पूछ रखा है, तो हमको एक चीज ध्यान में देना होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पिक्रिक एसिड पे तो हमको पूछता ही है। तो हमको एक आइडिया लग गया कि हाँ पिक्रिक एसिड पर क्वेश्चन बनाने को आता है। इससे हमको पिक्रिक एसिड का नाम भी याद रह गया कि किसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेता है, जो जेईई मेन में इस साल पूछा भी है, तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो एक जस्ट एक ट्रेलर था, टीजर था कि पीवाईक्यू एनालिसिस का। अब मेन चीज पर आते हैं। देखिए अब बताते अच्छे से टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, आपका सिलेबस से हम ये स्नैपशॉट लिए हैं, अल्डिहाइड कीटोन, ज्यादा नहीं, कुछ एग्जांपल्स हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सिलेबस को ध्यान में देखेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है रिडक्शन और दूसरा है ग्रिग्नार्ड RMGX। जैसा कि हम कहते हैं, अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे इन दो क्वेश्चन में 2020 का हो या 2022 का हो, अगर आप रिएजेंट को ध्यान से देखेंगे सबसे पहले
तो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट। तो यहाँ से हमको आइडिया लग रहा है कि क्लीमेंसन रिडक्शन पर क्वेश्चंस कैसे आ रहा है, क्योंकि जब आप इससे यहाँ बनाएंगे क्यू, क्लीमेंसन रिडक्शन होता क्या है, कार्बोनिल से इस तरह से HH आ जाता है। यानी हमको इतना समझ में आ रहा है कि कार्बोनिल से एल्केन पर आने के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन पर क्वेश्चन आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी। तो देखिए PYQ हम आपको कहे बनाने के लिए लास्ट 10 ईयर्स का, तो मान लेते हैं आप 2023 बना लिए, 2022 बना लिए, 2021 बना लिए, 2020 बना लिए और 2019 बना लिए, पहले 5 साल का बना लिए। अब बनाने के क्रम में हमको दिखा कि 2022 में और 2022 में क्वेश्चन जो आया है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर है, उसमें क्लीमेंसन रिडक्शन का रोल है। तो हम क्या करेंगे, एक A4 शीट रखेंगे, आप A4 शीट पर लिखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन और लिखेंगे वहां 2020 2022, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन ले जाते हैं, हम क्लीमेंसन का दिखा रहे हैं। 2021 में देखिए क्लीमेंसन उल्फ किश्नर। तो देखिए, तो हमको दिखा कि 2021 में भी क्लीमेंसन रिएजेंट पे क्वेश्चन आ रहा है। तो आप क्या किए थे कि लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं, अभी 5 ईयर का बताएं, बट सॉल्व करने के थ्रू करना क्या है कि आपको दिखा क्लीमेंसन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्लीमेंसन हेडिंग दे देंगे और लिख लेंगे 2020 2021 2022। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर रिडक्शन में क्लीमेंसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्फ किश्नर का एक रिएजेंट दिखा हमको 2021 से पूछा हुआ है। आप इसी तरह करेंगे क्या, 10 ईयर्स का सेल्फ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मेरे तरफ से जितना होगा हम करा देंगे, बट आपको भी खुद से ऐसे ही एनालिसिस करना है और यही अप्रोच रखना है। समझ में आया। उसी तरह ग्रिग्नार्ड पर आते हैं, तो देखिए सिलेबस में ग्रिग्नार्ड आता है। तो 2020 2023 वापस आते हैं। 2020 में आपको दिख रहा है ये क्या ग्रिग्नार्ड है, ठीक है। 2023 साल पिछले साल जो क्वेश्चन आया था देख रहे ग्रिग्नार्ड का, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट दे रखा हुआ है या ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका है, MgCl दे रखा है तो बीच में MgCl आ जाएगा। अब ये ग्रिग्नार्ड हो गया, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करेगा। तो यहां से हमको क्या आइडिया लग रहा है, 2023 में भी पूछ रहा है और 2020 में तो आया ही। तो हम जब PYQ सॉल्व कर रहे थे तो हम अगेन एक A4 शीट बना के रखे होंगे, वहां 2020 2023 लिख लेंगे। और हमको एक चीज क्या देखने को मिला कि 2023 में एक तरह से ये भी पूछ रहा है, डायरेक्ट RMGX देने के जगह वो ऐसे भी दे रखा हुआ है कि एक अल्काइल क्लोराइड है और मैग्नीशियम ईथर दे रखा हुआ है। तो हमको यहाँ से एक आइडिया ये भी लग रहा है कि अच्छा ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट देने के बजाय कभी कभी ग्रिग्नार्ड बनाकर फिर फर्दर रिएक्शन करना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस का पर्पस ही यही है। आप PYQ बना रहे हैं 2023 22 21 20 19, बट इस PYQ बनाने के साथ साथ आप ये भी नोट डाउन करते जाएंगे A4 शीट में, कॉपी में, कि ग्रिग्नार्ड पर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिडक्शन में क्लीमेंसन उल्फ किश्नर पे कैसे आ रहा है। इसी तरह पूरा सिलेबस को आपको टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन कर देना है। हाँ ये एक टीडियस प्रोसेस है, बट आप समय कैसे बचाएंगे, जैसे जब आप एक साल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेफर 2023 का, तो आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहले आप ऑर्गेनिक उठा लीजिए, आप इनऑर्गेनिक उठा लीजिए, फिर आप फिजिकल उठा लीजिए। जब ऑर्गेनिक उठा रहे हैं तब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बना है आप A4 शीट बना लीजिए, वहाँ कॉन्सेप्ट का हेडिंग देखिए और किस साल पूछ रहा है वो साल ऐसे 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 लिखते जाइए, जैसे ग्रिग्नार्ड क्लीमेंसन उल्फ किश्नर। सेम काम अगर हम आपको बताएं, अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर ये अलग अलग तरीके से कराते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ एक बेंजीन रिंग है, इसके बगल का ये सब ग्रुप को छोड़िए, बेंजीन रिंग है और ये एक बेसिकली जो हम हमेशा कहते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इतना जो पार्टनर है इलेक्ट्रोफाइल का ये सेम है कि नहीं, बस यहाँ बेंजीन दे रखा हुआ है, बेंजीन के बगल में सब्स्टिट्यूएंट लगा के कर दिया है, बट अभी भी तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। तो हम क्या समझे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 2020 पे पूछा है, 2022 से पूछा हुआ है, और हमको क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ से एक रिएजेंट का भी आइडिया लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल के कैसे आता है, इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से पूछ लिया। और न्यूक्लियोफाइल का क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस तरह से वैरी भी कर सकता है। तो हम लिखेंगे कि 2020 में भी पूछ रहा है, 2022 से ही पूछ रहा है, और 2020 और 22 में फर्क क्या है, न्यूक्लियोफाइल को बस वैरी कर दिया है, न्यूक्लियोफाइल को वैरी कर दिया है, बट इलेक्ट्रोफाइल सेम है। तो इस तरह से आपका एक लिस्ट भी तैयार होते जाएगा, सेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, इसी तरह से आपको करना है। फिर आप देखिए अगर हम अल्काइल हैलाइड एक टॉपिक ले ले, ठीक है, यहीं पे ग्रिग्नार्ड, खैर वो हम पीछे करा ही चुके हुए हैं ग्रिग्नार्ड पे। अगर हाँ एक चीज और देखिए, पीछे अल्डिहाइड कीटोन में आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था RMGX के साथ, ठीक है, और यहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड में जस्ट दे दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। यानी इसका मतलब हो गया RMGX का CH3 Cl के साथ रिएक्शन, तो डेल माइनस अटैक किया, ओपन किया।
तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि ग्रिग्नार्ड पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक बन रहा है एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एक बन रहा है CH3X के साथ। ओवरऑल क्रक्स बताए तो ग्रिग्नार्ड का किस किस के साथ रिएक्शन पॉसिबल है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है। तो अगेन हमको अगर दिख रहा है कभी इसके साथ अल्काइल हैलाइड का पूछ रहा है वो भी लिख लेंगे, इसके साथ पूछ रहा है वो भी लिख लेंगे, इधर हेडिंग में बगल में थोड़ा सा पॉइंट। तो इससे हमको ये भी मालूम चलते रहेगा कि ग्रिग्नार्ड पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। हम एक ही चीज को बार बार घुमा के इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको एम्फेसाइज करा सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगर आप इतना समझ चुके हुए हैं, ठीक है, तो लास्ट में जैसा कि हम बोले हमारा क्या हुआ, सिलेबस हो गया। देखिए फिर से ये सिलेबस हो गया, सिलेबस से हम फिर PYQ बनाए, तो PYQ बनाने के बाद हम टॉपिक वाइज एनालिसिस किए, ग्रिग्नार्ड पर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन बन गया, हाँ बन गया। इनकेस नहीं बना या फिर हमको रिवीजन करना है तो अब हम किताब उठाएंगे, हम देखेंगे कि अच्छा ग्रिग्नार्ड का एल्डिहाइड के साथ जब H के जगह R लगा है तो जब कीटोन हो तो क्या बनता है, प्रोडक्ट सभी के केस में। तो हम एक बार रिवाइज कर लिए, इससे हमारा काम आसान हो गया कि हाँ इस पर क्वेश्चन आता है और हमको यही एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, लाइक यहाँ पर जब ग्रिग्नार्ड बनता है तो अगला H2O के साथ है, तो आप सोचेंगे कि अच्छा अब H2O के साथ ये कैसे रिएक्शन जाएगा। तब जब आप किताब पढ़े होंगे, जब कभी जिससे भी आप पढ़े होंगे, तो मालूम होगा कि ग्रिग्नार्ड कहीं से भी H+ का सोर्स मिल जाए वो काम कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, H2O के साथ अटैक करेगा तो वो एक हाइड्रोकार्बन बना के बात कर लेगा। मान लेते हैं RMGX के साथ आप H2O का रिएक्शन करा रहे हैं तो RH बना लेगा। मान लेते हैं आपको ये नहीं मालूम है, आप भूल गए, तो जब आप क्वेश्चन बना रहे थे ना तो आपको लगा कि अरे यार अब क्या होगा, तब उस केस में आप जाएंगे अपना रिसोर्सेज पलटेंगे, आपको दिख गया अच्छा ऐसे हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये चीज याद हो गया। इनकेस आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, तब हम एक A4 शीट पे लिख लेंगे कि RMGX प्लस H3O प्लस, इससे आपका RH बनेगा। ये एक तरीका हो गया। इसी तरह से आप देखिए एक और एग्जांपल से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन कैसे आता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल। चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ पर 2016, 19, 20 देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ पे आपको 2020 से पूछा है, 2019 से पूछा है, 2016 में पूछ रहा है। 2016 में जो एक क्वेश्चन है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से हमको क्लियर क्या हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ पर इस साल क्वेश्चन आया है और कैसे कैसे फ्रेम किया है। आप PYQ तो सॉल्व किए ही है पूरा पेपर, लेकिन आप PYQ एनालिसिस ऐसे भी कर रहे हैं। उसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ पर देखिए 2020 में पूछा है, 2017 में पूछा है, ठीक है, तो हम दो इस तरह से लिख लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दिखाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ। एसिडिक स्ट्रेंथ में पूछ लिया, देखिए क्या था, जहां एसिडिक स्ट्रेंथ बताना था लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, बट इस पे क्वेश्चन कैसे बन गया, कभी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ पर आ गया, बट अभी जो आपको हम एग्जांपल दिए उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का रोल था। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ पॉइंट है जो हम आपको कहना चाह रहे थे। इसी के साथ आज का ये जो हम बताना चाह रहे थे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोई भी डाउट हुआ हो। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश किए फ्रेंड्स आपको बताने की। सो अगेन अगर हम बोले फिर से यही कहेंगे, आप मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा। और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, सिलेबस होना चाहिए, लास्ट 10 ईयर का PYQ बना लीजिए और साथ साथ PYQ एनालिसिस कर लीजिए। जब जो कुछ बन रहा है ठीक है, अगर कोई चीज़ मिस हो रहा है तब आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए। रिवीजन कहाँ से करेंगे, लिमिटेड रिसोर्स रहेगा और उसी रिसोर्स का मल्टीपल रिवीजन करेंगे। और इतना करने के बाद भी कुछ कुछ पॉइंट लगता है हम भूल जा रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको A4 शीट में लिख लेंगे। जब ये सब हो जा रहा है तब आप मॉक टेस्ट पर आएंगे, अदरवाइज बिना PYQ के मॉक टेस्ट पर जाएंगे तो दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स यहीं पर रखते हैं, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मेरे एंड से जितना हो सकेगा हम आपको JEE एडवांस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना करा पाते हैं। सो जितना हो सकेगा हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, आपका सिलेबस जितना हो सके करा देगा, ठीक है। सो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।